हेलो नमस्कार। अभी तक जो हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट आ चुका है वीडियो में, उसमें मैंने जो जनसंख्या और जन्म दर मृत्यु दर प्रवास अप्रवास उत्प्रवास प्रवासी उत्प्रवासी ये सब के बारे में बताया है। उसके आगे का जो टॉपिक है उसमें है जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, यानी क्या रूप है इसके, ये पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है, जो कि चैप्टर के शुरू में ही बताया गया था। जनसंख्या वितरण अलग अलग है, तो वृद्धि भी अलग अलग है, इसलिए वितरण अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, पूरी जनसंख्या, तथापि सभी देशों में वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची होती है, वहां दोनों भी ऊंची होती है, जन्म दर और मृत्यु दर। हाल ही में स्वस्थ अभी जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, ये मैंने बताया था। आज फिर से रिपीट कर देते हैं कि जन्म दर वो होता है प्रति 1,000 व्यक्ति पर जन्म बच्चे का, और प्रति 1,000 व्यक्ति पर मरने वाले की संख्या, ये जन्म दर और मृत्यु दर कहलाता है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, केन्या की बात हो रही, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। लोग मरने से तो बच गए, लेकिन जन्म दर वैसे ही हो रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है। अन्य देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूके की बात हो रही है, में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर मंद है। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर मंद है, क्योंकि जन्म दर भी निम्न है और मृत्यु दर भी निम्न है। यानी जो जन्म लेते हैं जल्दी मरते नहीं हैं, और जन्म कम लोग लेते हैं। भैया, होता क्या है कि जन्म वही देता है बच्चे को जिसके पास सारी सुविधा होती है। तो सारी सारी सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा है, भोजन की, आवास की सारी सुविधा है। तो फिर जब बच्चे को मतलब प्लानिंग करते हैं, तो सारी सुविधाओं के साथ सोच के तो केयर भी करते हैं, तो बचता है वो ज्यादा समय तक। और फिर वहां वहां के देश की सरकार भी बहुत सारी सुविधा देती है। ये देखिए मैप, मैप है विश्व जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें। विश्व जनसंख्या की अलग अलग दरें हैं, और इसमें आप ये देखिए जो ब्लू कलर है, देखिए ये है अति उच्च। अति उच्च किसको बोलेंगे, जहां 30% या इससे अधिक वृद्धि दर है, प्रतिवर्ष की बात हो रही है। वार्षिक दर देखिए, प्राकृतिक वृद्धि की वार्षिक दर 3% या अधिक। भारत वैसे इसमें नहीं आता है, भारत 2% लगभग है, तो भारत इसमें नहीं आती अति उच्च वृद्धि दर में। ये देखिए, ये अफ्रीका ही का हिस्सा, भारत देखो, भारत बचा हुआ है, एक इस साइड में कहीं है कोई दूसरा, लेकिन भारत बचा हुआ है इसमें। और उच्च कहा जाएगा जो इस कलर का है, ये देखिए हल्का 2 से 2.9%, और आदर्श कहा जाएगा 1 से 1.9%। तो आदर्श में भारत है। निम्न है, ये निम्न भी खराब होता है, उच्च भी खराब होता है, तो ये सारे लिखे हैं, ये आप देख लीजिएगा। और इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं। ये फिर ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या संगठन, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। ये बताया गया है किसी देश की अगर जो जनसंख्या बहुत अधिक है, तो उसके उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। जैसे बांग्लादेश है, अब बांग्लादेश में जनसंख्या बहुत है, तो क्या हो गया, कोई बहुत बड़ा तीर थोड़ी ना मार दिया, कुछ अच्छा बहुत थोड़ी ना कर लिया। तो अब ये होता है कि जनसंख्या कैसी है। जैसे अभी यहाँ बांग्लादेश और जापान की तुलना पढ़ेंगे। बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं दोनों, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। जबकि जापान ने क्या क्या झेला है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो वो जो है मानव संसाधन, बहुत मजबूत मानव संसाधन है जापान का, और जो बांग्लादेश का है उनका मानव संसाधन जो है वो उतना मजबूत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। जैसे ये कहानी के रूप में है, इसको थोड़ा बता देंगे इसलिए कि कई बार होता है लोग बूढ़े हो गए, जैसे दादी है, नाना नानी है,
तो लगता है वो अब तो संसाधन नहीं है, मानव संसाधन नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई भी सब्जी तक भी नहीं काट रहे हैं, सब्जी ला भी नहीं रहे, तो इसमें ये कहा गया है, देखिए कहानी के माध्यम से इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये है दादी, मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ। और ये है, मैं सेतु बनाता हूँ, जो भी एक व्यक्ति है। मैं घर की देखभाल करती हूँ, देखभाल करना भी बहुत बड़ा काम है। मैं किसान हूँ, तो सबको लगता है ये मानव संसाधन है, इसमें कोई नया नहीं। ये सबको लगता है अरे ये क्या है। मैं कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध करती हूँ, ये भी काम कर रहे हैं। मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, तो ये गाता हूँ, पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ। अगर ये किसी को लगे कि ये कोई काम है, ये मानव संसाधन नहीं है, ये लोग बेकार हैं, तो भाई ये बेकार नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए लिखा है, आप खुद ही सोचिए, कहानी सुनने से बच्चे का एक मेंटल विकास होता है। आप सीटेट में जब पढ़ेंगे, सीटीपी में, तो आपने देखा होगा कि बच्चे को कहानी जरूर सुनाना चाहिए। कहानी से वो ज्यादा कनेक्ट होता है और ज्यादा उसके लिए बेहतर होता है सोशलाइजेशन के लिए। प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। तो यहाँ पे बता दिया गया, प्रत्येक व्यक्ति जो है समाज के लिए संभाव्य संसाधन है। ओके, यही आने वाले संसाधन है। ये बाद में यही चीज तो काम करता है। मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, तो गाना भी एक संसाधन है, उससे भी काफी चीजें होती है। मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या है? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मैं भी आपसे कहती हूँ कि कमेंट में आप लिखिएगा कि मान जिस टाइप का मैंने मानव संसाधन बताया है, सब बता दिया है क्या होता है। तो मानव संसाधन के रूप में आपका इस देश में क्या योगदान है, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। ओके, अच्छा, जनसंख्या संगठन क्या है, इसकी क्या जरूरत है? तो इसमें बताया गया कि इससे हम यह जानते हैं कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, किस प्रकार के व्यवसाय में लोग लगे हैं, इनकी आय का क्या अंतर है, स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं, ये सारी चीजें पता चलती हैं। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है, एक बहुत ही काम का बहुत अच्छा विधि है, जिसको आप एक चित्र के माध्यम से देख के बता सकते हैं कि इस देश का जनसंख्या इस टाइप का है। जैसे जनसंख्या पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड जिसे आयु लिंक पिरामिड भी कहते हैं। देखिए इसको दूसरे कलर से करते हैं, इसको आयु लिंक पिरामिड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो चीजों को दर्शाया जाता है, एक आयु को और एक लिंग को, यानी स्त्री और पुरुष को। इसको कलर चेंज कर देता है। चलिए, तो जनसंख्या पिरामिड बोलते हैं जो जनसंख्या संगठन का अध्ययन। तो अगर जो क्वेश्चन इस तरह है कि जनसंख्या संगठन का जो अध्ययन का जो विधि है, सबसे कारगर विधि है, वो कौन सा है, तो आप लिखेंगे जनसंख्या पिरामिड। और या ऑप्शन में वो नहीं है तो ऑप्शन में दूसरा ये जरूर रहेगा, आयु लिंग पिरामिड। इसको आयु लिंग पिरामिड भी बोलते हैं, क्योंकि आयु और लिंग यानी जेंडर, एज और जेंडर को लेकर ये बनाया जाता है। अब इसमें ये बात बता दी गई है कैसे कैसे बनाया जाता है, तो ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो भी हम चित्र के माध्यम से बता देंगे। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। ये देखिए, एक जनसंख्या पिरामिड, स्त्री इधर का हिस्सा जो ब्लू कलर का है वो पुरुष का है, और जो इधर का हिस्सा है वो स्त्रियों का है। तो ये देख लीजिए, एक साइड में आयु वर्ग लिखते हैं, ऊपर की साइड में वाई साइड में, और एक्स साइड में प्रतिशत लिखते हैं। तो ये सभी देशों का जो पिरामिड है सेम ऐसे नहीं होता, सभी का अलग अलग होता है, ये आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसी के पहले इसी इसी को एक सिंपल के रूप में समझा देते, फिर अलग देश का बताएंगे। जो यहाँ पे ये ब्लू लाइन गई है, जो 14 साल के अंदर वाले बच्चे जो होते हैं वो उनको बोलते हैं यंग, सेकंड इनको बोलते हैं स्त्री भाषा में आश्रित लोगों की संख्या बोलते हैं, क्योंकि 14 साल तक का बच्चा जो है आश्रित होता है कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का। और जो 65 प्लस होता है वो भी आश्रित होता है,
किसी और पर आश्रित होता है तो इसको बोलते हैं युवा आश्रित लोग। अ, एक सेकंड, सॉरी, गलत हो गया। युवा आश्रित लोग बोलते हैं 15 वर्ष से कम आयु के, और वृद्ध आश्रित बोलते हैं 65+ वालों को। तो ये लाइन याद रखिएगा। जो देखिए ब्लू लाइन डाला हुआ है, 64 के बाद यानी 65+ वालों को वृद्ध आश्रित बोलते हैं। यानी वृद्ध व्यक्ति भी किसी पर आश्रित रहते हैं, विशेषकर अपने बच्चे पर ही रहते हैं, क्योंकि हर काम वो नहीं कर सकते हैं। और 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, 0 से 14 तक, वो युवा आश्रित कहलाते हैं। यानी वो भी आश्रित होते हैं किसी पर, और वो रहेंगे अपने माँ बाप पर। और आगे आगे इसमें है कि इसकी जो चौड़ाई होती है इसके हिसाब से, कार्यरत आयु वर्ग होता है 15 से 65। बीच का हिस्सा बचा। कार्यरत जो होते हैं यानी कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं, जो आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ काम करते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में ये देखिए, केन्या का पिरामिड। ये देखिए, पुरुष इस साइड में, स्त्री इस साइड में। तो इसका पिरामिड लगभग जो है इससे मिलता जुलता है। ये जो एक जनसंख्या का पिरामिड रखा गया सामान्य, ये केन्या का मिलता जुलता है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। जहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे रहते हैं, जैसे कि केन्या के जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे हैं, तो वहां पर जो आधार है, आधार पर चौड़ा और तीव्र ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। जैसे आधार पर देखिए कितना चौड़ा, कर्सर पर नजर रखिएगा, आधार देखिए कितना चौड़ा है, ये देखिए। और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उम्र, जैसे एज, लोगों की एज बढ़ रही है, ये कम होता जा रहा है। यानी जन्म ज्यादा ले रहे हैं, ये देखिए जन्म ज्यादा ले रहे हैं, मरते जा रहे हैं, ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, जो भी मैंने बताया उसी एनसीईआरटी के कीवर्ड में बता देते हैं लाइन में। लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही, यानी शैशव अवस्था, जब सीडीपी बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो उसमें बताएंगे शैशव काल किस टाइम को बोलते हैं। तो ये होता है लगभग 4 साल तक, 2.5 साल 4 साल ऐसे होता है। तो यहाँ पे 0 से 4 माना गया है, तो यहाँ पे 0 से 4। तो शैशव काल में ही हो जाती है, और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहां वृद्ध लोग बहुत कम है। केन्या में वृद्ध लोग काफी कम है। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। ये आप देख लीजिए केन्या के पिरामिड कैसा है। तो ये हमेशा याद रखिए, किसी का पिरामिड किसी कंट्री का देखा, और उसका अगर जो नीचे से चौड़ा है, अभी आप जापान का देखिएगा, तो हैरान हो जाएंगे। नीचे से चौड़ा है, ऊपर से संक्रांति छोटा होता जा रहा है। अगर साधारण भाषा में बोले, नीचे से चौड़ा है और फिर छोटा होता जा रहा है, तो यानी वहां पे उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है। तो ये देखिए, ये है हमारे भारत के पिरामिड, जो ठीक है। अब भारत के पढ़ लेते हैं। जिन देशों में मृत्यु दर, विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में मृत्यु दर कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। युवा आयु वर्ग, आयु वर्ग मतलब कि जो युवा आयु वर्ग, अभी मैंने बताया था लगभग 14 तक। ये देखो ब्लू लाइन बनी है, ये आश्रित युवा, आश्रित शब्द हटा दिए यहाँ पे। तो ये है युवा आश्रित आयु वर्ग, और यह है युवा वृद्धा आश्रित आयु वर्ग। तो जहां पे ये चौड़ा होता है, जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। ये देखिए चौड़ा है ही है, चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। देखिए ये प्रौढ़ावस्था तक जो है जीवित रह रहे हैं, ये चौड़ा है। यह भारत की पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। भारत का पिरामिड ऐसा है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। ये एक अच्छा पिरामिड कहलाता है। ये देखिए ऐसा है, यहाँ तक काफी अच्छा है। ये देखिए आज में 65 से कम लोग कम है। अच्छा, भारत, आप पिरामिड से ही देख लीजिए कि भारत में स्थिति, जो स्त्रियों का, स्त्रियों की जो स्थिति है, वो अदर जो विकसित कंट्रियां हैं उनसे कहीं बहुत अच्छी नहीं है। फिर भी स्त्रियों के जो जीवन प्रत्याशा है वो ज्यादा है। पिरामिड से ही देख लीजिए, देखिए ये कितना चौड़ा होता जा रहा है, देखिए कितना चौड़ा है यहाँ पे स्त्रियों, और पुरुषों का कितना पतला है, देखिए देखिए आगे तक। तो भारत में स्त्रियों की जीवन प्रत्याशा काफी अच्छी है। अगर जो उनकी उनका मतलब उनकी देखभाल ज्यादा अच्छे से हो जाए बचपन से, तो शायद वो और अच्छे से जिए। आगे बढ़ते हैं।
और कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। ये देखिए, सेकंड में बैटरी डाउन होने वाला है। हाँ, मेरा नहीं, मैं लैपटॉप की बैटरी डाउन होने वाली थी। हाँ, तो ये बता रहे थे कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में जो आधार पर पिरामिड है, इसी को पिरामिड बोलते हैं ये सब चीजों को, तो वो संकरा है। ये देखिए, जन्म कम ले रहे हैं, जन्म कम ले रहे हैं लोग। और जन्म जब कम हो रही तो ऊपर लोग जो जन्म लेते हैं वो काफी समय तक जी रहे हैं। ये देखिए, देखा ये। तो यहाँ की तो स्त्री और पुरुष की तुलना काफी है, मतलब ठीक ही है। चलिए इसी के शब्दों में पढ़ते हैं एनसीईआरटी के। संक्रांत, घटी मृत्यु दर के कारण, मृत्यु दर क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, सारी चीजें अच्छी हो गई हैं कई कंट्रियों की, तो मृत्यु दर कम दर के कारण अधिक लोग वृद्धि आयु तक पहुंच जाते हैं, यानी काफी समय तक जी जाते हैं। इसलिए यहाँ के पिरामिड ऐसा है, जन्म लोग कम ले रहे हैं जापान में, जन्म कम ले रहे हैं, इसलिए यदि किसी की पिरामिड, अगर जो ये देश ना लिखा हो नाम ऐसे ही हो, तो ये हो जाएगा कि ये पिरामिड जिस भी देश की है वहां पे जन्म दर कम है और मृत्यु दर भी कम है। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है, उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। यानी कि अभी आपने 3 देशों का पिरामिड जो देखा, एक एक सिंपल के तौर पर देखा, यानी लगभग 4 पिरामिड देखा। तो उसमें जो भारत का पिरामिड था वो काफी अच्छा था, जिसको बताया गया है कि यहाँ कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि वाले युवा रहते हैं। इसलिए भारतवासी भाग्यशाली हैं, जहाँ पे हमारे पास एक ऐसा मानव संसाधन है जो अगर हम उसे योग्य और उत्पादक बनाने के लिए यानी शिक्षित कर दे, एक अच्छा स्किल दे दे, कुशल बना दे और अवसर प्रदान भी कर दे, तो वो जो है बहुत अच्छा मानव संसाधन साबित होगा और देश को तरक्की पर ले जाएगा। ये इसमें ये बात कही गई। तो लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने कहा था, ये जो काफी इंटरेस्टिंग जो है चैप्टर है, इसलिए इसको हम बहुत लॉन्ग एक ही में डाल के, एक ही वीडियो ना बना के इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके चैनल पर डालेंगे और आप इसको पूरा देखिएगा। और जो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने किया है बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, उसका आप जवाब देंगे, जो सही जवाब देगा। जो भी क्वेश्चन किया है, एक एक जगह मैंने कहा कि जो जनसंख्या विस्फोट है, जब 3 करोड़ को ही जनसंख्या विस्फोट कहा गया था, तो ये 3 अरब को, तो 7 अरब जनसंख्या विस्फोट को क्या कहेंगे, विस्फोट कहेंगे, क्या नाम देंगे? तो आप अपने हिसाब से दीजिएगा, जिसका भी आंसर हमको अच्छा लगेगा उसके लिए उसका नाम हम अपने अगले वीडियो में नाम लेंगे। ओके, सो और हाँ, अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो बनाइए, बहुत अच्छी बात है, खुद का नोट्स बहुत काम का होता है। लेकिन अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं और नहीं बना सकते हैं किसी वजह से, तो आप नोट्स मुझसे ले सकते हैं बहुत मामूली फीस पर, जो व्हाट्सएप नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके चैनल वीडियो पर, उस पर आप संपर्क करिएगा, आपको बहुत मामूली फीस पर नोट्स मिल जाएंगे और आप उसको पढ़िएगा और यकीन मानिए वो नोट्स आपके बड़े काम के होंगे। ऐसा नहीं कि सीटेट के लिए, अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ओके, एसएसटी का पूरा निचोड़ रहेगा 6 to 8 का बता रहे, 9th 10th का जब हमारा नया वीडियो आएगा तो उसमें एक अलग नोट्स रहेगा, सबका अलग अलग डिवाइड रहेगा, उस हिसाब से बताएंगे। ओके, तो अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए और ठीक है। ओके, बाय बाय।